इंतजार पूरे देश और दुनिया को है। अब की बार भी कान्हा का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, लेकिन कोविड-19 का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जाएगा। इस बार नटखट नंदलाल की नगरी में कैसे जन्माष्टमी मनाई जाएगी, ये हम अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मथुरा में नटखट नंदलाल के जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर बार की तरह अब की बार भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। आरती श्रृंगार से लेकर भगवान श्री कृष्ण के हर उत्सव का कार्यक्रम होगा, लेकिन कोविड-19 को भी ध्यान में रखा जाएगा। इस वर्ष व्यवस्था कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रसाद वितरण नहीं होगा। हालांकि श्रद्धालुओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। हर बार की तरह अब की बार भी भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। 12 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण का जन्म अलौकिक छटा के साथ देश और दुनिया देख सकेगी। जन्मस्थान परिसर में श्रद्धालुओं का पूर्णतः प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जन्म स्थान की जो पूजा अर्चना अन्य कार्यक्रम है, उसमें भी हम विगत वर्षों की अपेक्षा लगभग 10% स्टाफ के साथ में ही काम करेंगे। यही नहीं, नटखट नंदलाल के जन्म के साथ ही कान्हा की नगरी के मंदिर ढोल नगाड़ों से गूंजायमान हो उठेंगे। भगवान श्री कृष्ण का 5248वां दिव्य प्राकट्योत्सव जन्मोत्सव दिनांक 12 अगस्त 2020 को भगवान श्री कृष्ण की पुण्य जन्मभूमि पर बहुत ही धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाएगा। मंदिर के पदाधिकारियों का कहना है कि नंदलाल के जन्मोत्सव को टीवी पर सीधा प्रसारण के जरिए श्रद्धालु देख सकते हैं। इसलिए कन्हैया के प्रेमियों से अपील है कि घर में ही ब्रजनंदन की पूजा करें और मथुरा के नंदलाल का दर्शन करें। 12 बजे भगवान के प्राकट्य के साथ ही भगवान की प्राकट्य आरती शुरू हो जाएगी और संपूर्ण मंदिर परिसर ढोल नगाड़े मृदंग मजीरे और शंख ध्वनि से गुंजायमान हो उठेगा। इस बार जन्माष्टमी के पावन पर्व पर देवकी नंदन को परंपरा और मर्यादा के मुताबिक पुष्प दंत पोशाक से सुसज्जित किया जाएगा। अपने घर में आनंद उत्सव मनाएं, भगवान का प्राकट्य करें, धूप दीप जलाएं, भगवान को भोग लगाएं और जन्मभूमि पर होने वाले कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखकर उस आनंद को प्राप्त करें। मथुरा की जन्माष्टमी में सबसे खास बात यह है कि इस बार द्वारकाधीश पूर्णेंदु कुंज बंगले में विराजमान होकर मनोहारी स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे। इसलिए इस बंगले को अलौकिक रूप से सजाया जा रहा है। इस विशेष पुण्य दिवस पर ठाकुर जी पुष्प व्रत पोशाक को धारण करेंगे। भगवान के दिव्य जन्मभूमि को भव्य प्रकाश से सुसज्जित किया जाएगा और इस वर्ष भगवान पूर्णेंदु कुंज पुष्प बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। आरती श्रृंगार दर्शन के बाद भगवान श्री कृष्ण मंदिर के पट रात 1 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। भगवान की श्रृंगार आरती होगी और शयन आरती के उपरांत रात्रि 1 बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। जाहिर है श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर बार की तरह इस बार भी अलौकिक छटा को बिखेरेगा, लेकिन नंद के घर आनंद भयो और जय कन्हैया लाल की जैसे जयकारों की गूंज की कमी महसूस होगी। मथुरा से नितिन गौतम की रिपोर्ट। तो 12 अगस्त को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम है और ये पूरा कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कृष्ण जन्मोत्सव होगा। रात 11 बजे गणेश नवग्रह पूजन होगा, उससे शुरुआत होगी और रात 11 बजे जब गणेश नवग्रह पूजन होगा उसके बाद से ही कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा। वैसे तो जन्माष्टमी की तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती हैं, लेकिन गणेश पूजन के बाद भगवान का पुष्प अर्चन होगा। ये पूरा प्रोग्राम है जो कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर के तैयार किया गया है। इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। पुष्प अर्चन के बाद मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। रात को 11:55 पर मंदिर के कपाट फिर खोले जाएंगे और उसके बाद हर किसी को उस पल का इंतजार होगा जब भगवान कृष्ण का प्राकट्योत्सव होगा और रात 12 बजे जन्म के साथ भगवान की आरती होती है।
जिसका लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं। और इस बार कोविड-19 के चलते यहां पर ढोल नगाड़ों के साथ भगवान की वहां पर भव्य आरती होगी। कोविड-19 को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के, तमाम तरह की चीजों को लेकर के बाकायदा जो समिति है उसने निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी तरह से लोगों की भीड़ कान्हा की नगरी में इकट्ठा ना हो। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं केरल के कोझिकोड में हुए हादसे की। केरल के कोझिकोड में हुई विमान दुर्घटना में मारे गए को पायलट अखिलेश कुमार का शव मथुरा स्थित उनके पैतृक आवास पर पहुंचते ही कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, साथ ही इलाके में भी माहौल गमगीन हो गया है। अखिलेश कुमार का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि केरल के कोझिकोड में हुई विमान दुर्घटना में को पायलट अखिलेश कुमार की मौत हो गई थी। कोझिकोड हादसे ने न सिर्फ केरल बल्कि देश को हिलाकर रख दिया। शुक्रवार की शाम जब विमान यहां लैंड कर रहा था तो वो रनवे से फिसल गया और विमान 2 पार्ट में टूट गया। हादसे में दोनों पायलट के साथ साथ 18 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हैं। आज हम आपको फ्लाइट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ को लेकर कई चौंकाने वाली बातें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। केरल के कोझिकोड में बड़ा विमान हादसा। लैंड करते करते रनवे पर फिसला विमान। छब्बीसों फीट की ऊंचाई, 191 जिंदगियां और लैंड करते करते हो गया हादसा। कोझिकोड में हुई क्रैश लैंडिंग से मथुरा में भी मातम। मथुरा के जाबाज पायलट ने अपनी जान देकर बचाई बाकियों की जान। कोझिकोड विमान हादसे की इनसाइड स्टोरी। जब रनवे पर पानी भरा ही था तो फिर फ्लाइट को डायवर्ट क्यों नहीं किया गया? देश और दुनिया में कहां-कहां है टेबल टॉप रनवे? क्या होता है टेबल टॉप रनवे? विमानों को उतरने और उड़ान भरने के लिए टेबल टॉप सही है या फिर अभी सही होना बाकी है? कोझिकोड हादसे के बाद टेबल टॉप रनवे को लेकर क्या बदलेगी सरकार की नीति? दुनिया के बाकी देशों में इस तरह के रनवे पर कैसे होती है लैंडिंग? हिंदुस्तान में कब कब हुआ टेबल टॉप रनवे की वजह से हादसा? कोझिकोड के विमान हादसे ने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर की एयरपोर्ट अथॉरिटीज को आगाह किया है कि छोटे रनवे पर बड़े विमानों को उतारने की जो रणनीति है उस पर अब नए सिरे से सोचने की जरूरत है। लैंडिंग के ठीक बाद और हादसे के तुरंत पहले पायलट्स ने क्या क्या स्टेप लिए? क्या समुद्री हवाओं ने बिगाड़ दिया था विमान का बैलेंस? कोझिकोड हादसा और गो अराउंड के बीच क्या है कनेक्शन? साल के सबसे बड़े एयर इंडिया विमान हादसे की पूरी कहानी बताएंगे। बस बने रहिए न्यूज 18 के साथ। कोझिकोड का हादसा मौसम की खराबी से हुआ या फिर टेबल टॉप रनवे इसकी वजह थी, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस हादसे ने कई परिवारों की खुशियों को छीन लिया। फ्लाइट के को पायलट अखिलेश मथुरा के रहने वाले थे, उनकी भी इस हादसे में जान चली गई, साथ ही फ्लाइट कैप्टन की भी मौत हो गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ तो कोझिकोड में बारिश हो रही थी। पायलट लैंड करने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। इस हादसे को सीआईएसएफ के एक जवान ने अपनी आंखों से देखा। कैसे हुआ यह हादसा और इसे कैसे टाला जा सकता था, इस रिपोर्ट में देखिए। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुछ इसी तरह से शुक्रवार को एयर इंडिया के विमान ने उड़ान भरी थी। जब इस फ्लाइट ने टेक ऑफ किया होगा तो विमान के अंदर बैठे 191 लोगों ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि यह विमान मिशन वंदे भारत के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को लेकर हिंदुस्तान लौट रहा था।
लगभग 4 घंटे की उड़ान के बाद जब विमान कोझिकोड के आसमान में पहुंचा तो उस वक्त भी सब कुछ ठीक था। अंदर बैठे यात्री विमान के लैंड करने का इंतजार कर रहे थे और कोझिकोड में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही थी। शाम को 7:41 पर विमान रनवे पर उतरा और आगे की ओर बढ़ने लगा। तेज बारिश की वजह से पायलट को विमान कंट्रोल करने में परेशानी होने लगी और विमान रनवे को क्रॉस कर गया। मैंने देखा कि ऊपर से एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक फ्लाइट डिसबैलेंस होकर नीचे पैरामीटर वॉल की तरफ, पैरामीटर रोड की तरफ नीचे गिर रहा है। तभी मैंने तुरंत कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया, तब तक वो नीचे गिर चुका था। मैंने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया, शिफ्ट आईसी को इन्फॉर्म किया और सर लाइन मेंबर्स के लिए बीएचएम को लाइन में कॉल किया। उसके बाद अथॉरिटी का हमारा क्यूआरटी और फायर और सर लाइन मेंबर्स रेस्क्यू के लिए आ गए। छात्र चश्मदीद ये सीआईएसएफ के जवान हैं जो उस वक्त ड्यूटी पर तैनात थे। हादसे के तुरंत बाद सबसे पहले कंट्रोल रूम को सूचना दी गई और फिर शुरू किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। कोझिकोड के रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे सराहनीय बात यह रही कि हादसे की खबर सुनते ही यहाँ के स्थानीय लोग एयरपोर्ट पहुंचे और अपनी गाड़ियों से लोगों को अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे में दोनों पायलट्स की मौत हो गई, जिसमें से को पायलट अखिलेश मिश्रा उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले थे। हादसे की खबर जब अखिलेश के परिजनों को लगी तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। शादी को लगभग 2 साल पूरे होने को हैं। पहले बच्चे की डिलीवरी होनी है, उसके 15-20 दिन के आसपास का टाइम है। टोटल 4 भाई बहन है ये, जिनमें अखिलेश भैया दूसरे नंबर के हैं, सबसे बड़ी बहन है और 2 छोटे भाई हैं। अखिलेश मिश्रा की अभी 2 साल पहले ही शादी हुई थी। पत्नी प्रेग्नेंट है, घर में बूढ़े माँ बाप हैं और बहन की शादी करना बाकी है। साल 2017 में ही अखिलेश ने एयर इंडिया में बतौर पायलट ज्वाइन किया था, लेकिन अब वो दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। जो फोन आया था वो ऐसे आया था कि हालत सीरियस है, कोई 2 लोग आ जाएं। फिर वहाँ गए, बाद में पता चला कि वहाँ के जो भी फॉर्मेलिटी हैं उनके हिसाब से चल रहा है। लगभग शाम तक मान सकते हैं, शाम तक मिल जाए। ये विमान हादसा किन वजहों से हुआ, इसकी जानकारी तभी सामने आएगी जब कॉकपिट की और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जांच की जाएगी। लेकिन अभी भी एक एक करके उन वजहों के बारे में आपको बताते हैं जो इस हादसे की संभावित कारण हो सकते हैं। कोझिकोड हादसे की सिर्फ 3 वजहों के बारे में हम आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहली वजह टेबल टॉप रनवे को बताया जा रहा है। टेबल टॉप रनवे का मतलब यह है कि एक ऐसा रनवे जो टेबल की तरह की ऊंचाई पर बनाया गया हो। इस तरह के रनवे पहाड़ों पर बनाए जाते हैं और इस रनवे की लंबाई मैदानी रनवे से कम होती है। 9000 फीट किसी भी बड़े विमान को उतरने के लिए पर्याप्त है। ये तो दुर्घटना है, किस परिस्थिति में कैसे हुआ, और ये टिप्पणी करना कि ये कमी है वो कमी है। टेबल टॉप रनवेज तो पूरे कोयम्बटूर में भी है, लेकिन यहाँ सतर्कता अधिक होनी चाहिए। कई बार दुर्घटना गलतियों से भी होता है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। ये राजीव प्रताप रूडी हैं, मोदी सरकार में वन मंत्री थे और खुद पायलट भी हैं। राजीव रूडी टेबल टॉप रनवे की थ्योरी को खारिज करते हैं। इनकी माने तो दुनिया भर में इस तरह के रनवे हैं और वहां बड़ी ही आसानी से विमान लैंड और टेक ऑफ करते हैं। जिस वक्त ये विमान कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था, वहां बहुत तेज बारिश हो रही थी, रनवे पर पानी भरा था और शायद इसी वजह से विमान रनवे पर उतरते ही कंट्रोल से बाहर निकल गया होगा। पर हवाई पट्टी पर बारिश के समय विंड शेयर होता है, यानी कि मौसम बारिश के साथ साथ हवा की दिशा में हवाई पट्टी पर वायु का दिशा परिवर्तित होता है। उस समय कप्तान विंड शेयर पर काम करते हैं कि इस पर क्या निर्णय लिया है, कहीं विंड शेयर तो नहीं आ गया था लैंडिंग में और दोबारा गो अराउंड करने की परिस्थितियां तो नहीं बन गई थी, क्या उतरने के बाद दोबारा उन्होंने टेक ऑफ करने का प्रयास किया। ये सब टेबल टॉप रनवे पर लैंडिंग उतनी आसान नहीं होती जितनी कि सामान्य रनवे पर होती है। इस तरह की हवाई पट्टी पर लैंड करने के लिए पायलट्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है और जो पायलट इस विमान को लेकर आ रहे थे उसके कैप्टन दीपक तो एयरफोर्स में फाइटर पायलट भी रह चुके थे, इसलिए पायलट की सूझबूझ और फैसले पर तो सवाल ही नहीं है। देखिए, जिस विमान की हम बात कर रहे हैं ये NG न्यू जनरेशन 737 है। 10-12 साल पुराना विमान था एयर इंडिया एक्सप्रेस का और मोटे तौर से विमान बहुत अच्छे हैं। कप्तान भी बहुत कप्तान दीपक और
ये सब बहुत अनुभवी कप्तान हैं, फाइटर पायलट रहे हैं, टेस्ट पायलट रहे हैं, इसलिए इनकी क्षमता और कार्य क्षमता पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। हादसे के पीछे की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि जिस वक्त विमान को लैंड करना था तो वहां मौसम खराब था और समुद्र की साइड से भी तेज हवाएं चल रही थी। एयर इंडिया का यह विमान समुद्र की साइड से ही कोझिकोड एयरपोर्ट की ओर बढ़ा था। ये हवाई पट्टी 1-0 पर अप्रोच, ऐसा बता रहे हैं लोग कि हवाई पट्टी 1-0 का उपयोग हुआ और ये समुद्र की तरफ से 13 नॉटिकल माइल की तरफ से आए 2600 फीट पर आकर के, और पहले बार उन्होंने गो अराउंड किया। गो अराउंड कप्तान उसी परिस्थिति में करता है जब ILS अप्रोच में उसे एक ऊंचाई के बाद उसे हवाई पट्टी नहीं दिखता है तो गो अराउंड करता है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके आधार पर पायलट राजीव रूडी कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है जब लैंडिंग के वक्त कुछ परेशानी होती है तो विमान का कैप्टन गो अराउंड करता है, यानी कि दोबारा विमान को हवा में उड़ा देता है और फिर कुछ दूर से वापस लौटकर लैंड करता है। दोबारा जब आकर के उन्होंने प्रयास किया, लैंडिंग की कोशिश की होगी, तेल की स्थिति क्या है उसके बारे में जानकारी नहीं है, और हो सकता है हवाई पट्टी पर जो टच डाउन जोन है उससे कहीं आगे बढ़ गए हों। हो सकता है टेल विंड उतरते समय कई बार समुद्र की तरफ से, पूंछ की तरफ से हवा मिलता है। ये सब अध्ययन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कप्तानों ने जहाज को रोकने का प्रयास किया, दूसरी बार गो अराउंड करने का प्रयास किया कि नहीं किया इसकी जानकारी नहीं है। कोझिकोड का हादसा गो अराउंड के दौरान ही हुआ। हालांकि विमान के कॉकपिट से हादसे की असल वजह पता चलेगी, लेकिन अभी तक की थ्योरी यही है कि जब पायलट ने रनवे से दोबारा टेक ऑफ की कोशिश की तो विमान उड़ नहीं पाया, करीब 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा। पूरा केरला इस दुर्घटना में एकदम शॉक्ड है। 19 लोगों का मृत्यु हो चुका है और 14 लोग अभी भी क्रिटिकल सिचुएशन में है। 123 यात्रियों का माइनर इंजरीज है, वो भी अभी ट्रीटमेंट में है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का एक टीम इधर आ चुका है। वो ये दुर्घटना कैसा हो गया और इसके कारण क्या है इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा। फिलहाल सिविल एविएशन डिपार्टमेंट अब इस घटना की जांच कर रहा है और इसके सभी पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है ताकि हादसे की असल वजह को जाना जा सके और आगे से इस तरह के हादसों को रोका जा सके। टीम न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं बाढ़ और बारिश की। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ लगातार कहर बरपा रही है। बाढ़ से जनजीवन पटरी से उतर गया है, गांव तालाब बन गए हैं तो सड़क समंदर बन गई है। दर्जनों गांव का संपर्क जिला मुख्यालयों से कटा हुआ है। इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी के पूर्वांचल में बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कई गांव बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। चारों ओर बस बर्बादी ही नजर आ रही है। गोंडा में बाढ़ से हालात बदतर हो गए हैं। घर आंगन सब पानी में डूब गए हैं। बच्चे पानी में खेल रहे हैं तो बड़ों को झोपड़ी से पानी कैसे बाहर निकालें, इसकी चिंता सताई जा रही है। मानसून से पहले बाढ़ को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे, ये सभी दावे बाढ़ में बह गए। अब अधिकारी गांव का दौरा कर रहे हैं और पीड़ितों को मदद का भरोसा दिला रहे हैं। भिखारीपुर सिकरौरा जो हमारा तटबंध है उसके किलोमीटर 17.6 पर कटान हुई है, जो तकरीबन 40 से 45 मीटर के बीच में वो कटान हुई है। और ये एकदम से जब पानी नीचे जा रहा था, नदी का बहाव तेज होने की वजह से, वाटर एक्शन की वजह से वो कटान हुई है। इसमें जो अभी तक जानकारी मिली है वो आबादी क्षेत्र में धीरे धीरे से पानी पहुँचना शुरू हो रहा है। तो जितने हमारे आबादी क्षेत्र में लोग हैं उसमें अभी जो हमारी गणना है उसके हिसाब से 42 परिवार हैं, जिसमें कि 162 लोग हैं। उनको इवैक्यूएट करके शिफ्ट कराने की व्यवस्था करा रहे हैं। उधर देवरिया जिले में बाढ़ का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। मईन थाना इलाके में अब सरयू नदी ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है, जिससे 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं।